Hello everyone, once again myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class enzyme part 2 we are going to discuss enzyme part 3. Now a little bit information about what are cofactors, enzyme inhibitors and coenzymes. यानी इससे पहले की क्लास में हमने एंजाइम की मैकेनिज्म, उसके लिए दी गई दो थ्योरीज के बारे में पढ़ा था. अब व्हाट इज कोफैक्टर? Some enzymes do not need additional component to show full activity, while other require non-protein molecules called cofactor to be bound for activity. यानी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको किसी भी एडिशनल घटक की ज़रूरत नहीं होती है अपनी एक्टिविटी को दर्शाने के लिए या किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, जबकि कुछ दूसरे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं. उनको बाउंडेशन की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी को शो करने के लिए. कोफैक्टर्स कैन बी ईदर इनऑर्गेनिक लाइक मेटल आयन एंड आयन सल्फर क्लस्टर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फ्लेविन एंड हीम. यानी कि जो कोफैक्टर्स होते हैं, जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में यानी अकार्बनिक अवस्था में होते हैं, तो मेटल आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं, आयन सल्फर क्लस्टर हो सकते हैं. जबकि अगर वो कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक घटकों की फॉर्म में होंगे तो जैसे कि फ्लैविन प्रोटीन जो होता है वो और हीम आर द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कोफैक्टर्स. दीज कोफैक्टर्स सर्व मैनी पर्पस. यानी कि ये जो कोफैक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे काम के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मेटल आयन कैन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज विद इन द एक्टिव साइट. यानी कि ये जो मेटल आयंस होते हैं, अगर हम मेटल आयन इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होते हैं उनकी बात करें तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है एक्टिव साइट में, उसको स्टेबलाइजेशन यानी कि उसको स्थिरीकरण, उसको एक ही जगह पर स्थिर रखने का काम करती है. ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कैन बी ईदर कोएंजाइम्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम्स एक्टिव साइट ड्यूरिंग द रिएक्शन. यानी कि ये जो कार्बनिक कोफैक्टर्स होते हैं वो या तो कोएंजाइम्स ही होते हैं जो कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसी से रिलीज होते हैं रिएक्शन के टाइम में, और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स विच आर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम. या तो वो एक्टिव साइट से ही रिलीज होंगे या फिर वो एक्टिव साइट के साथ में एंजाइम के साथ में टाइटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं. ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कैन बी कोवैलेंटली बाउंड. यानी कि जो कार्बनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं उनको सहसंयोजक बंधों के द्वारा बांधा जा सकता है. एग्जाम्पल इज पायोटीन इन एंजाइम सच एज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. यानी इसका एग्जाम्पल है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में बायोटीन जो प्रोटीन होता है उसकी बाइंडिंग. Now, an example of an enzyme that contains a cofactor is carbonic anhydrase, which use a zinc cofactor bound as a part of its active site. यानी कि दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोफैक्टर की तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है उसके साथ में जिंक जो आयन होते हैं वो कोफैक्टर की तरफ बाउंड होते हैं इनकी एक्टिव साइट पर. These tightly bound ions or molecules are usually found in active site and are इन्वॉल्व इन कैटालिसिस. यानी ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये जनरली जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव साइट पर ही बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं और कैटालिसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लैविन एंड हीम के कोफैक्टर आर ऑफन इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन. यानी कि जो फ्लैविन और हीम कोफैक्टर होते हैं वो जनरली जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं. एंजाइम दैट रिक्वायर अ कोफैक्टर बट डू नॉट हैव वन बाउंड आर कॉल्ड ओपन एंजाइम, एपो एंजाइम और एपोप्रोटीन्स. मतलब वो एंजाइम जो उनको कोफैक्टर की तो रिक्वायरमेंट होती है बट डू नॉट हैव वन बाउंड आर, मतलब उनको साथ में किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, उन्हें हम एपो एंजाइम्स या फिर एपोप्रोटीन्स कहते हैं. एन एंजाइम टुगेदर विद द कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम्स. यानी कि अगर एंजाइम्स को कोफैक्टर के रूप में उसकी एक्टिविटी को क्रियान्वित करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है तो तब हम उसे होलो एंजाइम्स नाम देते हैं. द टर्म होलो एंजाइम कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर एंजाइम दैट कंटेन मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स. यानी कि ऐसे एंजाइम जिसमें बहुत सारी प्रोटीन सब यूनिट्स मिली हुई होती हैं उसको भी हम होलो एंजाइम्स कहते हैं. सच एज डीएनए पॉलीमरेज इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एन होलो एंजाइम. Now what are coenzymes? Coenzymes are small organic molecules that can be loosely or tightly bound to an enzyme. यानी ये भी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो या तो ढीले या फिर टाइटली बाउंड होता है एंजाइम्स के साथ में. कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर. और कोएंजाइम्स का जो
काम होता है वो केमिकल ग्रुप्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जो रासायनिक समूह उसके साथ लगे हुए होते हैं एंजाइम्स के साथ, उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं एक एंजाइम से दूसरे पे। Example includes NADH, NADPH and adenosine triphosphate ATP. Some coenzymes such as flavin mononucleotide FMN, flavin adenosine dinucleotide and TPP, thiamine pyrophosphate and tetrahydrofolate THF and are derived from vitamins. यानी कि कुछ ऐसे ही जो एंजाइम्स हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं। मतलब जितने भी एनर्जी सोर्सेज अगर हम बात करें, जो कैल्विन साइकिल या जो हमारे डिफरेंट साइकिल फ्लोज होते हैं उसमें जो एनर्जी की फॉर्म ऑफ यूटिलाइज करते हैं, ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। These coenzymes cannot be synthesized by the body de novo and closely related compound vitamins must be acquired from the diet। यानी कि ये जो coenzymes होते हैं वो डायरेक्टली नेचुरल तरीके से बॉडी में ही सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं, इनको हम डाइट के द्वारा विटामिन्स की फॉर्म में ले सकते हैं और उसके बाद में यह प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। द केमिकल ग्रुप कैरिड इंक्लूड, कौन कौन से जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। इज द हाइड्राइड आयन कैरिड बाय NAD and NADP, ये हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। द फॉस्फेट ग्रुप कैरिड बाय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एसिटाइल ग्रुप कैरिड बाय कोएंजाइम A, फॉर्माइल, मिथाइल और मिथाइल ग्रुप कैरिड बाय फॉलिक एसिड एंड द मिथाइल ग्रुप कैरिड बाय S-adenosine लेमेथियोमाइन। Since coenzymes are chemically changed as a consequences of enzyme action, it is useful to consider coenzyme to be a special class of substrate or second substrate। यानी कि ये जो coenzymes होते हैं वो जो केमिकली चेंज जो करते हैं, जो सब्सिक्वेंसेज होते हैं जिसके एंजाइम एक्शन जिसका रिजल्ट होता है, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक सेकंड सबस्ट्रेट के फॉर्म में। यानी एक सबस्ट्रेट तो होता है जिससे एंजाइम रिएक्शन करता है, इसको हम एक स्पेशल क्लास ऑफ सबस्ट्रेट कहते हैं या फिर इसको सेकंड सबस्ट्रेट भी कहा जाता है, विच आर कॉमन टू मैनी डिफरेंट एंजाइम, यानी कि जो बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स के लिए सामान्यता पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबाउट 1000 एंजाइम्स आर नोन टू बी यूज द कोएंजाइम NADH। Coenzymes are usually continuously regenerated and their concentration maintain a steady level inside the cell। यानी कि ये जो होते हैं कंटिन्यूसली बार बार रीजनरेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन, इनकी जो सांद्रता होती है वो एक कोशिका के अंदर हमेशा मेंटेन रहती है। फॉर एग्जाम्पल NADPH इज रीजनरेटेड थ्रू द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा बच्चों, इसको हमने फिजियोलॉजी की क्लास में डिस्कस किया था। एंड एडेनोसिन मिथाइल मेथियोनिन बाय मेथियोनाइन एडेनोसिल ट्रांसफरेज। दिस कंटिन्यूअस रीजनरेशन मीन्स दैट a small amount of coenzyme can be used very intensively, यानी कि कंटिन्यूसली इसका यूटिलाइजेशन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन बॉडी टर्न्स ओवर इट्स ओन वेट in ATP each day। Now little bit about thermodynamics of enzyme। As with all catalysts, enzyme do not alter the position of chemical equilibrium of the reaction। यानी कि कैटालिस्ट की तरह सभी तरीके के कैटालिस्ट के साथ में एंजाइम कभी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल की जो साम्यावस्था होती है उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। In the presence of an enzyme, the reaction runs in the same direction as it would without the enzyme, just more quickly। यानी कि एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन में काम करती रहती है, बस थोड़ा सा ज़्यादा क्विकली, यानी कि थोड़ी उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम एंजाइम को काम में ले लें। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स catalyze its reaction in either direction depending on the concentration of its reaction। The rate of reaction is dependent on the activation energy needed to form the transition state which then decay into product। यानी कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा पर डिपेंड करती है, और एंजाइम जो होता है वो जो ये सक्रियण ऊर्जा होता है उसको कम कर देता है जिससे कि रिएक्शन ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एंजाइम इंक्रीजेस रिएक्शन रेट बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी जो सक्रियण अवस्था होती है उसकी जो एनर्जी होती है उसको एंजाइम कम कर देता है जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट बाइंडिंग फॉर्म अ लो एनर्जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पहले तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड सेकेंड द एंजाइम स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट सच दैट इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू अचीव कंपेयर टू द
अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस, यानी कि दूसरी स्टेज में ये क्या करता है, ट्रांजिशन जो एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे कि वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की फॉर्म से कंपेरेटिवली कम कर देता है रिएक्शन की, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को। फाइनली द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट टू रिलीज द प्रोडक्ट, और जो लास्ट स्टेप होता है उसमें एंजाइम प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो टूट जाता है और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। Now the slide is showing the reaction coordinate and you can say the transition state, enzyme substrate complex and enzyme product complex and finally the formation of product। यानी कि आप देख सकते हैं स्लाइड में कि एंजाइम ने क्या किया है, जैसे ही हमने एंजाइम की बाइंडिंग की उससे पहले अगर आप डायग्राम में देखें तो जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो ऊपर थोड़ा ऊपर होती है, उसमें जो ट्रांजिशन एनर्जी की ज़्यादा की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही हमने सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम को बाइंड किया तो ये क्या करता है, कैटालिटिक रिएक्शन कॉज करता है, जिससे कि जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और रिएक्शन जो होती है वो फास्टली हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, और हमें हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो जल्दी मिल जाता है। नॉन कोऑपरेटिव अनकॉम्पिटेटिव, मतलब इनहिबिशन की बात करें अब हम कि कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स भी पाए जाते हैं नेचर में, जो एंजाइम की रिएक्शन होती है उसको इनहिबिट करने का फंक्शन करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज नॉन कॉम्पिटेटिव, और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बाइंड टू अ साइट अदर देन वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, यानी कि जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग साइट होती है उसके अलावा किसी और साइट पर जाकर के जुड़ते हैं। द सबस्ट्रेट स्टिल बाइंड विद इट्स यूजुअल एफिनिटी एंड हैंस केएम रिमेन्स द सेम। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट तो अपनी जो नॉर्मल जगह होती है वहीं पर जाके बाइंड होता है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करते हैं। और द इनहिबिटर रिड्यूस द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम सो दैट वी मैक्सिमम इज रिड्यूस, यानी कि क्या कर सकते हैं, जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है एंजाइम की उसको कम कर देते हैं, क्योंकि वो वेलोसिटी जो वी मैक्सिमम होता है उसको कम कर देते हैं। In contrast to competitive inhibition, non-competitive inhibition cannot be overcome with high substrate concentration, यानी कि अगर हम बात करें इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के कंपैरिजन में तो हम इसकी जो ये इनहिबिशन होता है नॉन कॉम्पिटेटिव वाला, इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके। सेकेंड वन इज अनकॉम्पिटेटिव, यानी एन अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कैन नॉट बाइंड टू द फ्री एंजाइम ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये क्या करता है, कभी भी जो एंजाइम फ्री मिल रहा है उसके साथ बाइंड नहीं होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद में ये उसके साथ में जाकर के बाइंड होता है। हैंस दीज टाइप ऑफ इनहिबिटर्स आर मोर इफेक्टिव एट हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये कब इफेक्टिव होंगे, जब बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे तभी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेंगे और ये जाकर के बाइंड हो पाएंगे। In the presence of the inhibitor, the enzyme substrate complex is inactive. जैसे ही इनहिबिटर जाकर के इस कॉम्प्लेक्स पे जाकर के बाइंड होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज रेयर, यानी कि इस तरीके का जो इनहिबिशन होता है वो रेयरली मिलता है। नाउ थर्ड मिक्स्ड वन इज इट बाइंड्स टू एन एलोस्टेरिक साइट एंड द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर इफेक्ट ईच अदर। ये एलोस्टेरिक साइट पर जाके बाइंड होता है और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों की ही जो बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है, बाइंडिंग की एफिशिएंसी होती है, वो इससे इफेक्ट होती है। द एंजाइम्स फंक्शन इज रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेटेड व्हेन बाउंड टू इनहिबिटर। इसमें क्या होता है कि एंजाइम की जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है लेकिन एलिमिनेट नहीं होता है, उसके बाद भी बाइंड होने के बाद भी एंजाइम एटलीस्ट थोड़ी मात्रा में अपना काम शो कर सकता है। दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर डज नॉट फॉलो द माइकल-मेंटन इक्वेशन। ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो आप पढ़ते हो उसको फॉलो नहीं करता है। इरिवर्सिबल, फोर्थ वन इज इरिवर्सिबल आर परमानेंटली इनएक्टिवेट द एंजाइम यूजुअली बाय फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड टू द प्रोटीन। ये क्या करते हैं, जैसे ही बाइंड हुए ये परमानेंट इनएक्टिव कर देते हैं एंजाइम को, उसके बाद में एंजाइम किसी भी तरीके से अपना काम नहीं कर सकता है, ये प्रोटीन पर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। पेनिसिलिन एंड एस्पिरिन आर कॉमन ड्रग दैट एक्ट एज दिस मैनर, यानी कि इरिवर्सिबल अगर हम बात करें कंपोनेंट की तो पेनिसिलिन और एस्पिरिन इसके क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं?
द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, मतलब जिस कंडीशन में रिएक्शन हो सकती है, एंजाइम्स आर पर्टिकुलर अबाउट द ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइडेड फॉर द रिएक्शन सच एज टेम्परेचर। यानी इन कंडीशंस में हम सबसे पहले अगर किसी को यूज में ले सकते हैं तो दैट इज टेम्परेचर, देन पीएच और अल्टरनेशन इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा। यानी कि टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज कर दें तो डेफिनेटली एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। फंक्शंस ऑफ एंजाइम, दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी, दीज इंक्लूड्स एंजाइम हेल्प्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम करते हैं ये। द मोस्ट कॉमन एंजाइम यूज इन प्रोसेस इंक्लूड प्रोटीन काइनेज दैट कैटालाइज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। दे ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। दे हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी इन आवर बॉडी, एनर्जी जनरेशन में काम में आते हैं। एटीपी सिंथेसिस इज द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। They perform a number of biochemical reactions including oxidation, reduction, hydrolysis, etc. to eliminate the non-nutritive substances from the body. And the function of to recognize the internal structure of the cell to regulate cellular activities. This is all about the enzymes. Thank you.